निखिल रीता के घर से बाहर निकलकर सीधे कार में बैठ गया था। उसने फिर एक बार अपनी कार मेहरा मैंसन की ओर मोड़ दी थी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। जब वो इशिका के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि इशिका कमरे में नहीं थी। वो सीधे बाथरूम की ओर जाता है और दरवाजे पर नॉक करता है। इशिका, क्या तुम बाथरूम में हो? इशिका का कोई जवाब नहीं आता है। निखिल कई बार दरवाजे पर नॉक करता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। निखिल जल्दी से अंदर देखता है, इशिका अंदर नहीं थी। वो बालकनी में जाकर देखता है। थैंक गॉड, इशिका बालकनी में ही थी और वो वहां लगे चेयर पर सिकुड़कर सोई हुई थी। शायद उसे ठंड लग रही थी। निखिल एक राहत की सांस लेता है। एक पल के लिए तो वो घबरा ही गया था। दरअसल इशिका बालकनी में बैठे निखिल के आने का इंतजार कर रही थी और कब उसकी आंखें लग गई थी उसे पता ही नहीं चला था। निखिल उसके पास आकर नीचे जमीन पर बैठ जाता है और उसके चेहरे से बालों को धीरे धीरे हटाता है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें फिर एक बार इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रीता ने ऐसा क्या कह दिया तुमसे कि तुम इतनी रेस्टलेस हो गई। उसका मकसद सिर्फ तुम्हें डिस्टर्ब करना था और वो इसमें कामयाब भी हो गई। थोड़ी देर बाद निखिल उसे अपनी गोद में उठाता है और लाकर बिस्तर पर लिटाकर उसे अच्छे से कंबल करके झुककर उसके माथे को चूमता है और फिर पिलो उठाकर सोफे पर जाकर लेट जाता है। देर सवेर उसे भी नींद आ जाती है। आफ्टर 1 वीक पार्टी में गया आज इशिका और निखिल को 1 वीक से ज़्यादा हो चुका था। धीरे धीरे वे दोनों ही नॉर्मल हो गए थे। पर एक अजीब बात यह थी कि निखिल फिर एक बार इशिका को इग्नोर कर रहा था। जब भी इशिका उससे बात करने की कोशिश करती है वो उसे किसी न किसी बहाने टाल देता था और अपना काम करने लगता था। इशिका का दिमाग रीता की बातों से हट गया था। अब वो पूरा दिन ये सोचती रहती कि आखिर निखिल उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। उसको अब राहुल की भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उस दिन के बाद राहुल ने सिटी छोड़ दिया था और वो अपने माँ के पास रहने चला गया था। रिजॉर्ट अब पूरी तरह से तैयार हो गया था। ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका था। निखिल और बाकी सारे एम्प्लॉयज जो अब तक यहाँ काम कर रहे थे, वे सभी अब ओबराय कंपनी के मेन ऑफिस में वापस से काम करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि रिजॉर्ट की ओपनिंग पार्टी अभी भी बाकी थी। इशिका ने ओपनिंग पार्टी की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी और इसमें स्वरा उसकी हेल्प कर रही थी। इशिका निखिल के केबिन में सोफे पर बैठी हुई थी। ऐसे तो निखिल ने इशिका को ऑफिस जाने से मना कर दिया था, पर वो उस दिन के बाद आज पहली बार ऑफिस आई थी, क्योंकि निखिल खुद उसे लेकर आया था। शायद ये इसलिए था क्योंकि इशिका पूरे दिन घर पर अकेले बैठे बोर हो जाया करती थी और निखिल को इस बात का यकीन था कि वो इशिका के साथ रहेगा तो उसका ज़्यादा ख्याल रख पाएगा। एक ही केबिन में रहने के बाद भी सुबह से निखिल ने एक बार भी इशिका से बात नहीं की थी और यही बात इशिका को बेचैन किए जा रही थी। हर रोज वो देर रात बिला वापस आता। इशिका को फील हो रहा था कि निखिल ये सब इशिका को अवॉइड करने के लिए कर रहा है। इशिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी कोई डोर पर नॉक करता है। निखिल इस समय केबिन में नहीं था। इशिका देखती है डोर पर स्वरा खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, आइए ना मैम। स्वरा अंदर आती हैं और उसके पास बैठते हुए कुछ मेनू उसके सामने बढ़ा देती हैं। इशिका, तुम चेक कर लो इसमें से कौन कौन से डिशेस पार्टी के लिए सिलेक्ट करना है। मैं बहुत कंफ्यूज थी, सोचा तुमसे पूछ लूँ। इशिका मेनू किनारे रख देती है। मैम, आप रिलैक्स हो जाइए। सुबह से काम कर रही हैं, आप कभी थकती नहीं क्या? चलिए एक काम कीजिए, आज आप घर जाइए, रेस्ट कीजिए। स्वरा अपनी भौहें ऊपर करती है, जैसे वो ये जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या इशिका ने उसे घर जाने के लिए कहा। पर क्यों? अभी तो सिर्फ दोपहर के 2 बज रहे थे। इशिका कहती है, मैम, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब कोई भी काम बचा नहीं है। बेवजह यहाँ इधर उधर घूमने का क्या फ़ायदा है। घर जाएंगी थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी कर पाएंगी। स्वरा मुस्कुराती है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। निखिल बाहर ही है, कोई ज़रूरत हो तो उससे बोल देना। इशिका बस मुस्कुरा देती है। स्वरा वहाँ से चली जाती है। स्वरा के जाने के बाद इशिका थोड़ी देर बाद ही केबिन से बाहर निकलती है और पूल साइड की ओर बढ़ जाती है। उसकी नज़र निखिल पर पड़ती है,
जो कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजर से कुछ बात कर रहा था। इशिका नोटिस करती है कि उससे बात करने के बाद सारे वर्कर्स वहां से चले गए थे। इशिका निखिल के पास आते हुए कहती है, क्या हुआ मिस्टर ओबराय, सब चले क्यों गए? निखिल कहता है, कोई काम अब बचा नहीं है, तो मैंने उन्हें घर जाने को बोल दिया। इशिका पूल साइड व्यू को देखती है, जो थोड़ी थोड़ी डेकोरेटेड थी, क्योंकि कल शाम 6 बजे से वहाँ ओपनिंग पार्टी स्टार्ट होने वाली थी। रिसॉर्ट को बहुत अच्छे तरह से सजाया गया था। इशिका कहती है, मिस्टर ओबराय, क्या आज हम यहाँ डिनर कर सकते हैं? इशिका को डर था कि कहीं निखिल मना ना कर दे। ओके। निखिल की आवाज़ नॉर्मल थी। शाम को मैं सेब से बोलकर अरेंजमेंट करवा दूंगा। इसके बाद वो वापस से केबिन में चला गया था। इशिका भी उसके पीछे जाती है। पूरे दिन केबिन में बैठे वो काम करने का बहाना करते हुए निखिल को अपने प्यार भरी नजरों से छुप छुप कर देख रही थी। वो चाहे लाख कोशिश कर ले, पर उसकी नजरें निखिल पर ही जाकर अटकती थीं। शाम के समय दोनों डिनर कर रहे थे। इशिका खा कम रही थी और निखिल को निहार ज्यादा रही थी। निखिल कहता है, मैं पूरी रात तुम्हारे पास ही रहने वाला हूँ, एक ही कमरे में। जितना घूरना हो घूर लेना, पहले डिनर कर लो। इशिका एकदम से झेप जाती है, नहीं, मैं आपको घूर नहीं रही थी। मैं तो बस ये सोच रही थी कि हाँ, आपकी आंखें नीली क्यों हैं? क्यों, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं? निखिल ने बदले में इशिका से ही सवाल कर दिया था, पर उसने अपनी नज़रें उठाकर उसकी ओर देखा भी नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल समंदर की तरह साफ और गहरी। इशिका ने तुरंत ही जवाब दिया। ठीक है, जल्दी खाओ, मुझे बहुत काम है, मैं पूरा दिन यहाँ तुम्हारे साथ बैठा नहीं रहूंगा। निखिल अभी उसकी ओर नहीं देख रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था कि इशिका उसकी बेरुखी नोटिस न करे? ना चाहते हुए भी उसकी आंखें झिलमिला सी गई थी। इससे पहले कि उसकी आंखों से आंसू आते, वो डिनर टेबल पर से उठकर वहां से जाने लगती है। निखिल उसे ऐसे अचानक से उठकर जाता देख खुद को उससे पूछने से रोक नहीं पाता है, कहाँ जा रही हो तुम? पता नहीं, इशिका ने बिना उसकी ओर देखे कहा था, पर उसके कदम रुक गए थे। निखिल कहता है, क्या मतलब कि पता नहीं? तुमने ही तो डिनर अरेंज किया था ना, तो फिर अब बीच में जाने का क्या मतलब है? निखिल अपनी चेयर पर से उठ गया था। इशिका उसकी ओर गुस्से से मुड़ती है। हाँ, मैंने ही अरेंज किया था, और अब मैं ही यहाँ से जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आप जैसे खड़ूस इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना। आप खुद को समझते क्या हो? आप एक हफ्ते से मुझे इग्नोर कर रहे हो। आखिर मैंने किया क्या है? कम से कम मुझे मेरी गलती तो बताइए। आप ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आप किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जिसके होने या ना होने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, समझे आप? इशिका के पूरे हफ्ते का फ्रस्ट्रेशन आज निखिल पर उतर ही गया था। और एक बात, मैं आपके साथ बिला वापस नहीं जा रही, कहकर इशिका 9th फ्लोर पर निखिल के कमरे में चली गई। इशिका दुखी होकर पूल साइड से शॉर्ट के रूम में ही चली गई थी। उसके रूम में जाने के बाद निखिल वहीं बैठा रह जाता है। वो एक टक पानी को घोर रहा था। रात के 9 बज चुके थे। इशिका को पता था कि निखिल रिसोर्ट में ही है। वो अभी तक विला वापस नहीं गया है, पर वो कमरे में भी नहीं आया था। इशिका बालकनी में आकर पूल साइड पर बैठे निखिल को देख रही थी, जो कि अभी अपने ख्यालों में खोया हुआ एक टक पूल के पानी को देख रहा था। आज ये पहली बार नहीं हो रहा था। पिछले एक हफ्ते से इशिका और निखिल विला पर रहते थे। तब भी निखिल इशिका के सो जाने के बाद ही कमरे में आता था और चुपचाप पिलो लेकर सोफे पर लेट जाता था। इशिका सोई नहीं रहती थी, सिर्फ सोने का नाटक करती थी, क्योंकि जब तक वो जगी रहती निखिल कमरे में नहीं आता था। क्यों मिस्टर ओबराय, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या आप मेरे साथ एक रूम भी शेयर नहीं करना चाहते? जब मैं सो जाती हूँ तब आप आते हैं। शायद आपकी बेरुखी की वजह से ही मैं चाह कर भी आपको अपने दिल की बात नहीं बता पा रही। क्या पता सच्चाई जानने के बाद आप मुझे हमेशा के लिए खुद से दूर कर दें। इसी का एक गहरी सांस लेती है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शायद मैंने ही अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। मैंने आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया। मुझे आपसे प्यार हो गया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई भी इंसान किसी मेरे जैसी लड़की से कैसे प्यार कर सकता है? आंसू की जाने कितनी बूंदें इशिका की गालों से होते हुए नीचे फर्श पर गुम हो ही जा रही थी, पर इशिका की नजरें
एक बार भी निखिल से हटी नहीं थी। वो अपने आंसू पोंछती है और वापस से कमरे में आकर बेड पर लेट जाती है। उसे नींद कहाँ आनी थी, फिर भी वो अपनी आंखें जबरदस्ती बंद कर लेती है। बंद आंखों से भी आंसू की बूंदें अपना रास्ता खोज ही ले रही थी। इसी का बार बार आंसू अपने चेहरे से साफ करती है, पर उसके आंसू भी कम जिद्दी नहीं थे। अगले ही पल ना जाने कहाँ से ये वापस चले आते। इधर निखिल पूल साइड में बैठा एक अलग ही जंजीर में जकड़ा हुआ खुद को महसूस कर रहा था। उसे इशिका की फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर उसे इतना जरूर पता था कि उसकी बेरुखी इशिका को इफेक्ट कर रही थी। दरअसल बहुत समय से निखिल उस हुडी वाले इंसान के पीछे पड़ा था, पर हर बार वो उसके हाथों से निकल जाता। इस बीच जाने कितनी बार इशिका पर जानलेवा हमला की कोशिश हुई थी। बिला में एक घुसपैठिया भी पकड़ा गया था, पर इससे पहले कि निखिल कुछ पता कर पाता, उसने अपनी जान खुद ही ले ली थी। इन सभी चीजों से निखिल इतना परेशान था कि वो इशिका पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। हर पल उसे इस बात का डर लगा रहता कि कौन दोस्त के भेष में दुश्मन छुपा बैठा हो, जो उसकी वाइफ को फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश करे। और एक दूसरी वजह यह भी थी कि कुछ समय से इशिका के नाम के लेटर्स बिला पर डिलीवर हो रहे थे, जो कि इशिका के लवर होने का दावा करते थे। हालांकि निखिल ने उनमें से एक भी लेटर अब तक इशिका तक पहुंचने नहीं दिया था। कुछ दिनों से उसे बहुत बुरे सपने भी आ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कुछ बहुत गलत होने वाला है। आज इशिका ने जब अपना गुस्सा निखिल के ऊपर जाहिर किया, तब जाकर निखिल को रियलाइज हुआ था कि वो अपने और अपनी परेशानियों को लेकर इतना ज़्यादा खो गया था कि उसने पूरे हफ्ते इशिका को अवॉइड किया था, बिना यह सोचे समझे कि इस कंडीशन में उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। और उस दिन वो कितनी ज़्यादा होपलेस हो गई थी जब रीता से उसकी मुलाकात हुई थी। उसका कहना था कि जिस भी इंसान से वह प्यार करती है, वो उसे छोड़कर चला जाता है। उसे ऐसा लगता था कि कोई उससे प्यार ही नहीं करता। निखिल जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा होता है और एलिवेटर लेकर सीधे 9th फ्लोर पर जाता है। कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखता है तो इशिका की आंखें बंद थी। निखिल उसके करीब जाकर देखता है। इशिका के चेहरे पर अब भी आंसुओं के निशान थे। निखिल की मुट्ठियां बन गई थी। वो उसके पास बैठते हुए उसके फोrehead को सहलाता है। आई एम सो सॉरी इशिका, मुझे नहीं पता कि मुझसे ये कैसे हो गया। मैंने तुम्हें कैसे इग्नोर किया। तुम्हें देखकर तो मेरी सांसें चलती हैं, पर मैं क्या करूं। इतना ज़्यादा मजबूर हूँ, सब कुछ है मेरे पास, पैसा, गाड़ी, बंगला, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मैं नहीं खरीद सकता। मुझे कुछ भी खोने का डर नहीं है। वो बस एक तुम हो जिसे खोने से मुझे डर लगता है। कोई है जो तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहता है और मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। कितनी मुश्किल से तो तुम मुझे मिली हो। इतने पैसे होने का क्या फ़ायदा जब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। अब तक मैं उस इंसान का पता नहीं लगा पाया जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। निखिल चुप हो गया था। थोड़ी देर बाद वो झुककर अपने और इशिका के माथे पर रख देता है। उसका दिल इस समय बहुत जोरों से धड़क रहा था। तभी इशिका उसकी शर्ट पकड़ लेती है। निखिल एकदम से घबरा गया था। क्या वो सो नहीं रही थी? पर जैसे ही निखिल उसके चेहरे की ओर देखता है, एक राहत की सांस लेता है। इशिका की आंखें अभी भी बंद थी। शायद उसने नींद में ही उसकी शर्ट पकड़ ली थी। निखिल उसके शर्ट पकड़ के खींचने से इशिका की ओर ज्यादा करीब चला गया था। वो धीरे से उसकी मुट्ठियों से अपना शर्ट छुड़ाने की कोशिश करता है, पर इशिका नहीं छोड़ती है। प्लीज मिस्टर ओबराय, मुझे छोड़कर मत जाइए। आई नीड यू। प्लीज डोंट लीव मी। उसकी ऐसी बातें सुनकर निखिल के दिल में एक दर्द की लहर सी उठती है। वो उसकी बगल में लेट जाता है। निखिल अपने हाथ आगे करके इशिका की कमर पर रखने से पहले थोड़ा झिझकता है, पर फिर अपनी आंखें बंद करके खुद से ही कहता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे नहीं पता तुम मेरे लिए क्या फील करती हो, पर मैंने तुम्हें दिल से अपनी वाइफ माना है। और फिर वो अपने हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने पास खींचता है और उसका सिर अपने सीने पर रख लेता है। आई एम सॉरी जान, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। आज के बाद मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। मैंने खुद से वादा किया था कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। मैं अपना वादा निभाऊंगा। निखिल इशिका को अपनी बाहों में लिए एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। इशिका के चेहरे पर
एक अलग ही सुकून बिखरा हुआ था। थोड़ी देर पहले जो बेचैनी उसके चेहरे पर फैली हुई थी, अब वह पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। जैसे वो इतनी बेचैन निखिल की बाहों में आने के लिए ही हो रही थी। आज निखिल को भी बहुत सुकून की नींद आई थी। जैसे सारी परेशानियां जो इतने दिनों से उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी, उन सब से उसे एक पल में छुटकारा मिल गया हो, सिर्फ एक इसिका को अपनी बाहों में भर लेने से। अगली सुबह जब इसिका की नींद खुलती है तो निखिल वहां कमरे में नहीं था। इसिका फिर एक बार अपसेट हो गई थी। वो सोचती है कि शायद निखिल कल रात कमरे में आया ही नहीं था। हो सकता है कि वो बिला वापस लौट गया हो। क्या सच में मिस्टर ओबराय मुझे यहाँ छोड़कर चले गए? इसिका बाथरूम की ओर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि बाथरूम भीगा था, जैसे कुछ समय पहले ही किसी ने वहां शॉवर ली हो। अचानक से इसिका की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। इसका मतलब मिस्टर ओबराय यही हैं। वो मुझे छोड़कर बिला वापस नहीं गए हैं। दरअसल निखिल को सुबह विकी का कॉल आया था। वो निखिल को कुछ अर्जेंट बताना चाहता था। निखिल थोड़ी देर पहले ही उठा था और वो इशिका को सोता हुआ देखकर नीचे विकी से मिलने चला गया था। निखिल और विकी पूल साइड पर ही चेयर पर बैठे हुए थे। विकी एक फाइल निखिल की ओर बढ़ाता है। बॉस, मुझे शक है कि यह हुडी वाला इंसान इसी ऑफिस का कोई मेंबर है। वो आपके एम्प्लॉयज में से एक है जो बार बार मैम पर अटैक कर रहा है। वाट? निखिल को एक शौक सा लगा था। उसके सारे एम्प्लॉयज बहुत पुराने थे और बहुत समय से कोई भी वहाँ नया एम्प्लॉय हायर नहीं किया गया था। जो भी नए एम्प्लॉयज आते हैं उनका काम ओबराय कंपनी के मेन ऑफिस तक ही रहता था। उन्हें रिसोर्ट तक आने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। तो क्या इसका मतलब ये था कि वो किसी पुराने एम्प्लॉयज में से है? निखिल का दिमाग जैसे घूम गया था। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो उसी के ऑफिस में रहकर उसकी वाइफ को टारगेट कर रहा है? थोड़ी देर बाद निखिल उसे बताता है कि आगे क्या करना है। इसके बाद विकी वहां से चला गया था। निखिल फिर एक बार अपने कमरे की ओर बढ़ गया था। एक बार फिर उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया था। इधर इशिका जब बाथरूम से बाहर आई थी तो वो बेड पर रोज का बड़ा सा बुके देखकर वो चौंक गई थी। उसके दिल की धड़कनें एक पल के लिए बढ़ सी गई थी। क्या यह बुके मिस्टर ओबराय ने मेरे लिए रखे हैं? क्या वे इतने दिनों से मुझे इग्नोर करने के लिए मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हैं? इशिका जल्दी से भागकर बुके के पास जाती है और उसे अपने हाथ में उठा लेती है। उसकी नज़र बुके पर लगे छोटे से नोट पर जाती है। वो जल्दी से नोट खोलती है। हाय डार्लिंग, आई एम बैक। नोट पर इसके सिवाय और कुछ नहीं लिखा था। इशिका के हाथ से बुके वापस से बेड पर गिर जाता है। उसका हाथ एक पल के लिए कांप सा गया था। आई एम बैक शब्द पढ़ते ही उसका ध्यान सीधे साहिल पर गया था। क्या साहिल एक बार फिर उसकी लाइफ में वापस आ जाएगा? क्या यह उसका काम था? उससे पहले कि वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचती, कमरे का दरवाजा खुलता है। निखिल को अपने सामने देखकर इशिका और ज्यादा घबरा जाती है। निखिल देखता है कि इशिका बेड के सामने खड़ी थी। निखिल को देखते ही वो अचानक से घबरा गई थी। उसकी हड़बड़ाहट निखिल ने नोटिस की थी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? निखिल की आंखें छोटी हो गई थी। इशिका जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी निखिल की नज़र बेड पर पड़े रेड रोजेस के बुके पर जाती है। उसकी भौहें उठ जाती हैं। ये बुके यहाँ कैसे आया? किसने भेजा इसे? इशिका निखिल से कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने निखिल को वो नोट दिखा दिया। निखिल कंफ्यूजन से उसको देखता है। इशिका कहती है, जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो यह मुझे बेड पर मिला। निखिल उसकी ओर आता है। मुझे लगा शायद इसे आपने रखा हो। निखिल कहता है, नहीं, मैंने नहीं रखा। इशिका अपने हाथ में लिए नोट को आगे कर देती है। मुझे इसमें यह नोट मिला। क्या तुमने इसे टच किया? निखिल ने नोट को देखते हुए इशिका से सवाल किया था। इशिका कहती है, हाँ, मैंने इसे छुआ। निखिल अपनी पॉकेट से अपना रुमाल निकालता है और नोट उसके हाथ से ले लेता है। नोट पर डार्लिंग, आई एम बैक देखकर निखिल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसके चेहरे को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि निखिल इस समय बहुत गुस्से में था। वो उस नोट को अपने रुमाल में लपेटकर अपने पॉकेट में डाल लेता है। इशिका उसे कंफ्यूजन से देखने लगती है। मिस्टर ओबराय, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। निखिल की टोन रूड थी। वो इशिका के हाथ से बुके छीन कर उसे डस्टबिन में फेंक देता है।
मिस्टर ओबराय, क्या आप जानते हैं कि इसे किसने भेजा है? निखिल एक बार फिर उसकी नज़र अवॉइड करता है। इशिका को निखिल पर शक होने लगा था। जरूर कुछ ऐसा था जो निखिल उससे छुपा रहा था। मिस्टर ओबराय, बताइए मुझे, क्या बात है? आप कुछ तो छुपा रहे हैं, मुझे जानना है। निखिल गुस्से से कहता है, मुझे नहीं पता कि ये लेटर्स तुम्हें कौन भेज रहा है। इशिका उसकी कई बात दोहराती है। लेटर्स? इसका मतलब ऐसे लेटर्स पहले भी आ चुके हैं। मुझे तो ऐसा कोई लेटर नहीं मिला, क्योंकि मैंने उन्हें तुम तक पहुंचने ही नहीं दिया। निखिल की टोन अब भी रूड थी। इशिका, क्या तुम ये जो भी है उसे जानती हो? निखिल इशिका को उसकी बाजू से पकड़ते हुए कहता है। इशिका को अब सब कुछ समझ में आ रहा था। तो क्या इसलिए आप मुझे इतने दिनों से अवॉइड कर रहे थे? हालांकि निखिल ये बात इशिका को बताना नहीं चाहता था, पर अब जब सब कुछ सामने आ ही गया था, तो निखिल भी अब सीधे सीधे इशिका से अपने सवालों का जवाब चाहता था। हाँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कौन है जो तुम्हें ऐसे डार्लिंग कह रहा है। क्या तुम्हारी लाइफ में साहिल के सिवाय भी कोई था? इशिका कहती है, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये साहिल नहीं है? क्योंकि साहिल के हर एक हरकत पर मेरी नज़र है, इसलिए डेफिनेटली ये इंसान साहिल नहीं है। और मुझे जानना है कि ये है कौन, इसलिए कह रहा हूँ। अगर तुम जानती हो तो प्लीज़ मुझे बता दो। अगर कुछ ऐसा है जो आज तक तुमने मुझसे छुपाया है, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी के अभी बता दो। निखिल इशिका पर शक बिल्कुल नहीं करना चाहता था, पर उसके अंदर का जलन उसे इशिका से यह सब पूछने से रोक नहीं पा रहा था। और अगर फिर भी तुम मुझे नहीं बताती हो, तो कोई बात नहीं। मेरे आदमी उस इंसान का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं तो कल मैं इस तक जरूर पहुंच जाऊंगा। एंड आई श्योर इशिका, अगर वो मेरे हाथ लगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरी दुनिया को पता है कि तुम मेरी वाइफ हो, और ये जानते हुए भी जिसने भी ये घटिया हरकत की है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इशिका निखिल के थोड़ा करीब आती है। मिस्टर ओबराय, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं सच में इस इंसान को नहीं जानती, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपसे छुपाया है। यहाँ तक कि आप वो पहले इंसान थे जिससे मैंने अपना सबसे बड़ा सीक्रेट शेयर किया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास था कि आप मुझे जज नहीं करेंगे। पर आप, क्या आपको मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है? इशिका के पास आने मात्र से ही निखिल का सारा गुस्सा एकदम से दूर हो गया था। उसने कल रात ही डिसाइड किया था कि वो इशिका पर अब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगा। पर एक बार फिर उसने वही किया था। वो इशिका को अपने गले लगा लेता है और उसके सिर को चूमते हुए कहता है, आई एम सॉरी, इतने दिनों से तुम्हें अवॉइड करने के लिए, तुम पर ध्यान न देने के लिए, और तुम्हें हर्ट करने के लिए। मैंने इससे पहले तुम्हारे डैड से डिस्कशन किया है, और फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। इशिका निखिल की बाहों से खुद को दूर करती है और फिर खाली आंखों से उसकी ओर देखती है। क्या आपको सच में लगता है, मिस्टर ओबराय, कि एक सॉरी काफ़ी है? आपको इस बात का एहसास भी है कि इन दिनों मैं कैसे जी रही थी? एटलीस्ट आपको मुझसे एक बार पूछना तो चाहिए था। यहाँ दिन रात ये सोच सोच कर मेरी जान निकली जा रही थी कि आखिर मुझसे हुआ क्या है जो आप मेरी ओर देखते तक नहीं है। और आपको लगता है कि मुझे इतनी तकलीफ देने के बाद आप मुझे सॉरी बोलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं? नहीं चाहिए मुझे आपकी सॉरी, अपने पास ही रखिए। निखिल कुछ कहने को होता है, पर इशिका अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली जाती है। शाम के समय इशिका बालकनी में रेलिंग से टिककर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो खुद से ही बातें किए जा रही थी। मिस्टर ओबराय, इतने समय से इतना कुछ चल रहा था आपके दिमाग में, फिर भी आपने एक बार भी मुझसे पूछने की कोशिश तक नहीं की। यह मेरी लाइफ है, और मेरे आसपास क्या हो रहा है मुझे इसकी खबर होनी चाहिए। इशिका अपनी धुन में जाने क्या क्या बोले जा रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि निखिल उसके पीछे खड़ा है। वो अचानक से चुप हो गई थी, पर उसने मुड़कर एक बार भी निखिल की ओर नहीं देखा था। वो हर्ट थी। आखिर निखिल ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उसने उस पर इतना भरोसा किया, अपनी प्रेगनेंसी तक उससे शेयर की, और उसे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बजाय मुझसे पूछने के, वो ये सोच रहा था कि मैंने उससे झूठ बोला है, और साहिल के अलावा भी मेरा कोई। इशिका के मन में यही सब चल रहा था कि तभी उसके कान में निखिल की आवाज़ पड़ती है। इशिका, मौसम बहुत ठंडा है,
तुम्हें ठंडी लग जाएगी। अंदर चलो, निखिल ने एक बहुत ही शांत लहजे में कहा था। ऋषिका गुस्से से कहती है, मुझे नहीं जाना अंदर। और आप ऐसे प्रिंटेड मत कीजिए जैसे आपको मेरी बहुत फिक्र है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप पिछले एक हफ्ते से मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ देते। एक पागल के जैसे इतने बड़े से विला में ले जाकर मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया। मेरे उठने से पहले चले जाते थे और मेरे सोने के बाद आते थे। इसके बीच में मैं कैसे रहती हूँ, क्या फील करती थी, इससे आपको कोई मतलब नहीं। तो अब ऐसा क्यों दिखा रहे हैं जैसे आपको मेरी फिक्र है। इसी का अब निखिल की ओर मुड़ गई थी, पर जैसे ही वो उसकी आंखों में देखती है, उसे उसका गुस्सा जैसे फिर एक बार गायब होता महसूस होता है। वो वहां से जाने लगती है, पर इससे पहले ही निखिल उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचता है और उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे अपनी चेस्ट से चिपका लेता है। इसिका की तो जैसे सांस ही अटक गई थी। वो निखिल की आंखों में देखती है। उसकी आंखों में एक फिक्र थी इसिका को लेकर। क्या वो सच में उसकी परवाह करता था? इसिका के मन में फिर एक बार ये सवाल उठा था। निखिल कहता है, डू यू रियली थिंक दैट आई प्रिंटेड यू केयर यू? क्या निखिल ओबराय को किसी की केयर करने का नाटक करने की ज़रूरत है? यू इडियट, मैं सच में तुम्हारी केयर करता हूँ। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। निखिल की आवाज़ में कहीं ना कहीं नाराज़गी थी। क्या सच में इसिका को निखिल का केयर करना सिर्फ एक नाटक लगता था? इसिका उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, ओह रियली? तो बताइए मुझे, आपको मेरी इतनी परवाह क्यों है? क्या वजह है कि आप मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते? यह बात तो आपको भी पता है कि यह शादी रियल नहीं है। एक साल बाद हम दोनों ही अलग हो जाएंगे। फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो फिर ये परवाह क्यों? निखिल के हाथ जो अभी भी इसिका की पीठ पर थे और उसे अपनी ओर खींचे हुए थे, वो और ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। इसिका ने फिर एक बार उसे याद दिला दिया था कि यह शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ये बात निखिल वैसे भी नहीं भूल पाता था, पर अब धीरे धीरे उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक दिन ये शादी रियल शादी हो जाएगी। पर इसिका की बातों ने उसके मन के डर को एक बार फिर हवा दे दिया था। क्या इसिका अभी उससे दूर जाने के बारे में सोच रही थी? क्या इतने समय तक साथ रहने के बाद अभी उसे उसके साथ कोई अटैचमेंट फील नहीं होती? क्या होगा अगर ऐसा सच में हो जाए जैसा कि इसिका बोल रही है? निखिल के दिमाग में यही सब चल रहा था। निखिल को इसिका उस समय मिली थी जब वो पूरी हिम्मत हार चुका था, जब वो पहले ही मान चुका था कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो उसकी कभी नहीं हो सकती। अब अगर वो उससे दूर जाती है तो निखिल बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब आप चुप क्यों हो गए? आपको नहीं लगता कि ये सब अजीब है? एक तरफ आप मुझसे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मैं आप पर कोई बोझ बन गई हूँ, और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि आप मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। तो आखिर आप चाहते क्या हैं, मिस्टर ओबराय? निखिल उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। वह अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर इसिका के गले में डालता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। इसिका शौक रह गई थी। कुछ समय के लिए वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाती है, पर जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है, पर निखिल उसे जाने नहीं देता है। आज पहली बार वो उसे रफली किस कर रहा था। इसिका अपने हाथ निखिल की चेस्ट पर रखकर उसे दूर करने की कोशिश करती है। शायद वो इसमें कामयाब भी हो गई थी, पर अगले ही पल निखिल उसे फिर से अपने पास खींच लेता है और फिर एक बार उसके होठों को बेतासा चूमने लगता है। इसिका को नहीं पता था कि निखिल ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा था, पर धीरे धीरे वो बिल्कुल शांत हो गई थी। शायद उसे निखिल का किस करना अच्छा लग रहा था। इसिका की आंखें बंद हो जाती हैं। वो निखिल के किस पर रिस्पॉन्स करने लगती है। निखिल, जो अभी तक उसे रफली किस कर रहा था, वो भी उसे रिस्पॉन्स करता देख सॉफ्टली किस करने लगता है। किस बहुत लंबी चलती है जिसके कारण इसिका की सांस फूलने लगती है। निखिल उसके होंठ आज़ाद कर देता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, आई होप कि अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और अगर फिर भी तुम नहीं समझी तो कोई बात नहीं। ओपनिंग पार्टी के बाद मैं तुम्हें सब बता दूंगा, पर तब तक के लिए, बस तब तक के लिए मुझ पर भरोसा करो। आई नेवर लेट यू गो। मैं तुमसे नाराज हो सकता हूँ, गुस्सा हो सकता हूँ, तुम्हें डांट सकता हूँ,
पर मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। तो फिर बताइए मुझे, आप पिछले एक हफ्ते से मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? निखिल इशिका का चेहरा अपनी हथेली में थामते हुए उसके बाल उसके फेस से कान के पीछे करता है। पागल लड़की, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। जाहिर सी बात है, अगर कोई मेरी वाइफ को ऐसे लव लेटर्स भेजेगा तो मुझे गुस्सा तो आएगा ना। इशिका का दिल उसके सीने में इतनी तेज से धड़क रहा था कि वो निखिल की बात पर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाई थी। निखिल उसके फोरहेड पर अपने होंठ रख देता है। इशिका की आंखें बंद हो गई थी। निखिल उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है। रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में हमें नीचे जाना है, मैं अभी आता हूँ, कहकर निखिल कमरे से बाहर चला गया था। पर इशिका, वो तो अब भी वहीं बुद्ध बनी खड़ी थी। वो अपना चेहरा ऊपर करके मिरर में देखती है। उसके गाल और कान बिल्कुल लाल हो गए थे। शायद उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। अचानक से ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। इसका मतलब इसका मतलब मिस्टर ओबराय भी मुझसे। इशिका अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी और शर्माकर अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया था। और रिजॉर्ट की ओपनिंग पार्टी का दिन था, शाम का समय। इशिका रेडी हो गई थी। उसने ब्लैक कलर की एक नॉर्मल सी ड्रेस पहनी हुई थी और लाइट मेकअप किया हुआ था। उसके पैर शायद आज जमीन पर नहीं टिक रहे थे। निखिल की बात बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। उसे बस इस बात का इंतजार था कि जल्दी से पार्टी खत्म हो ताकि वो निखिल से बात कर सके। वह रिजॉर्ट की पार्टी हॉल में आज सभी लोग इकट्ठा थे, पुराने एम्प्लॉय से लेकर नए एम्प्लॉयज तक। निखिल ये बात जानता था कि उन्हीं एम्प्लॉयज में से कोई एक वो इंसान भी है जो इशिका को चोट पहुंचाना चाहता है। इसलिए उसने सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट कर दी थी। रणविजय, श्रेया, बलराज ओबराय के साथ साथ अमित, शालिनी और सुब्बी पार्टी में आ चुके थे। पार्टी शुरू हो गई थी। थोड़ी देर बाद ही निखिल इशिका को लेकर पार्टी हॉल में एंटर करता है। इशिका के हाथ निखिल के हाथों में थे। वो थोड़ी नर्वस लग रही थी। शायद ये नर्वसनेस थोड़ी देर पहले उन दोनों के बीच हुए क्लोज मूवमेंट की वजह से थी। ऐसा नहीं था कि निखिल ने उसे पहली बार किस किया था, पर इस बार कुछ खास था। शायद उनका रिश्ता एक अलग मोड़ ले रहा था। निखिल एक नज़र इशिका के चेहरे को देखता है। उसके चेहरे पर हल्की पसीने की बूंदें थीं। निखिल के चलते हुए कदम अचानक से ही रुक गए थे। वो अपने हाथ इशिका के चेहरे की ओर बढ़ाता है और हल्के से उसके माथे को टच करता है। इशिका एकदम से सिहर गई थी। शायद निखिल के इस सडन हरकत ने उसे और ज़्यादा नर्वस कर दिया था। निखिल उसे ऐसे घबराता देखकर और ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उसके गालों को छूते हुए कहता है, इशिका, आर यू ओके? कोई प्रॉब्लम है क्या? इशिका एक नज़र निखिल को देखती है पर ज़्यादा देर तक नहीं देख पाती है। खुद को संभालते हुए उसके मुंह से बस इतना ही निकला था, मैं ठीक हूँ। निखिल को उसकी बात पर विश्वास तो नहीं था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने एक बार फिर इशिका के हाथ अपने हाथ में थाम लिए थे, पर इस बार पहले से ज़्यादा मजबूती से, जैसे वो इशिका को इस बात का यकीन दिला रहा हो कि वो उसके साथ है और जब तक वो उसके साथ है उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अनजाने में इशिका के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। पार्टी अब तक शुरू हो चुकी थी। निखिल इशिका के साथ खड़ा वहीं अपने कुछ बिजनेस पार्टनर से मिल रहा था कि तभी शुभ उन दोनों के पास आता है। क्यूटी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम मेरे साथ आओ। शुभ इशिका का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहां से ले जाने लगता है, जबकि इशिका का दूसरा हाथ अभी भी निखिल के हाथ में था। निखिल जब यह बात नोटिस करता है तो इशिका का हाथ और मजबूती से पकड़ लेता है और अपने पास खींचकर उसकी कमर पर अपने हाथ रख देता है। इशिका एकदम से चौंक गई थी। उसकी नजरें सीधे निखिल के चेहरे पर जाती हैं। निखिल गुस्से से सुब को घूर रहा था। इशिका अपनी नजरें एक बार फिर सुब की ओर करती है तो देखती है कि सुब भी गुस्से से निखिल को ही घूर रहा था। इशिका एक गहरी सांस लेती है। ओ प्लीज, नॉट अगेन मिस्टर ओबराय, इशिका ने बहुत धीमा बोला था, पर निखिल ने फिर भी सुन लिया था। वो इशिका को घूरता है। इशिका कहती है, मिस्टर ओबराय, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो निखिल का हाथ अपनी कमर पर से हटाने को होती है। निखिल इशिका को घूरता है तो इशिका के हाथ रुक जाते हैं। शुभ गुस्से से कहता है, भाई आपको पता है आप कितने ज़्यादा टॉक्सिक हो। मुझे बस क्यूटी से कुछ देर बात करनी है, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ उसे। इतना कहकर वो ज़बरदस्ती निखिल का हाथ इशिका पर से हटा देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। निखिल गुस्से में खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था।
इशिका उसके गुस्से भरे एक्सप्रेशन को देखकर जल्दी से कहती है, मिस्टर ओबराय, आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। शुभ इशिका को अपने साथ लाकर एक चेयर पर बैठाता है और फिर अपनी नजरें एक बार पूरी पार्टी हॉल में चारों ओर घुमाता है। उसको ऐसे चुपके चुपके नजरों से देखता देख इशिका कंफ्यूज हो जाती है। टेडी, क्या तुम बताओगे क्या बात है? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, जैसे कि किसी से छुपने की कोशिश कर रहे हो? शुभ उसके मुंह पर अपनी उंगली रखकर धीरे से कहता है, क्या कर रही हो? धीरे बोलो, मैं नहीं चाहता कि वो छिपकली मुझे ढूंढ ले। इशिका की आंखें छोटी हो जाती हैं। छिपकली? कौन छिपकली? शुभ कहता है, अरे इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। प्लीज क्यूटी, मेरी मदद करो। एक लड़की मेरे पीछे पड़ी है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ आ जाती है। वो एक साइको है, मुझे उससे पीछा छुड़ाना है। वो कई दिनों से मेरे घर में है। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि पिछले कुछ दिनों में उसने मुझे कितना परेशान किया है। हर समय मुझे क्यूट क्यूट करके मेरे गाल खींचती रहती है। शुभ यह सब बहुत धीरी आवाज में बोल रहा था और इस बीच वो अपने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देख भी रहा था। इशिका को उसे ऐसे देखकर हंसी आने लगती है। उसे हंसता देख शुभ का मुंह बन जाता है। वो गुस्से से अपना मुंह दूसरी ओर करते हुए कहता है, देखा, तुम भी मुझ पर हंस रही हो, भाभी भी मुझ पर हंस रही हैं। मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें तो बस निखिल भाई की परवाह है, मेरी बिल्कुल नहीं। इशिका शुभ को उदास होता देख अपनी हंसी कंट्रोल करती है और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, टेडी, टेडी। शुभ अपना मुंह फुलाकर दूसरी ओर देख रहा था। इशिका के बुलाने पर भी वो उसकी ओर नहीं देखता है। इशिका उसका हाथ खींचते हुए कहती है, टेडी सुनो ना, मुझे बताओ कौन है वो लड़की, मैं उसे डांटूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे टेडी को परेशान करने की? शुभ खुश होते हुए कहता है, सच में तुम मुझसे मेरा पीछा छुड़ा दोगी ना? इशिका थोड़ी देर सोचती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा ये बताओ मुझे, क्या वो खूबसूरत है? कहीं ना कहीं इशिका की बातों में शरारत छुपी हुई थी। शुभ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर कहता है, मुझे नहीं पता, वैसे भी वो तुमसे ज्यादा क्यूट नहीं है। इशिका शरारत से मुस्कुराती है, तो तो इसका मतलब वो क्यूट है? शुभ एक बार फिर इशिका को घूरने लगता है, इशिका अपना गला साफ करते हुए, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। ये बताओ वो लड़की है कौन, तुम्हें कहाँ से मिली? भाभी की कजिन है, न्यूयॉर्क में रहती है, अभी कुछ दिन पहले ही छुट्टियों पर आई है। भगवान जाने उसने वहाँ क्या पढ़ाई की होगी। क्या उसे किसी ने बताया नहीं कि लड़कों को छेड़ना गंदी बात होती है? इससे पहले कि शुभ अपनी बात पूरी करता, एक 18 से 19 साल की लड़की जाकर उसकी बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। हाय मिस्टर क्यूट, क्या तुम मुझसे भाग रहे हो? शुभ और इशिका दोनों चौंक जाते हैं। शुभ के चेहरे का रंग बदल गया था। इशिका नोटिस करती है और वो धीरे से शुभ के कान के पास जाकर कहती है, क्या यह वही है? शुभ धीरे से हाँ में सिर हिला देता है। तो इशिका कहती है, सी इज ब्यूटीफुल। शुभ फिर एक बार इशिका को घूरता है। ओके। एक बार फिर इशिका अपना गला साफ करती है। तो क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम मेरे टेडी के पीछे क्यों पड़ी हो? वो लड़की जो अभी अभी जाकर उनके पास वाली चेयर पर बैठी थी, उसका ध्यान अब जाकर इशिका पर जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, ओह सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। आप इशिका भाभी हो ना? आप तो सच में बहुत खूबसूरत हो। निखिल भाई बहुत लकी हैं। पता है, मैंने आज से पहले आपको सिर्फ तस्वीरों में देखा था, वो भी निखिल भाई के। इससे पहले कि वो लड़की अपनी बात पूरी करती, पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, अंशिका। आवाज़ थोड़ी तेज थी। वो लड़की डर गई थी। शालिनी जल्दी से उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ते हुए, चलो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर वो एक नज़र इशिका पर डालते हुए कहती है, इशिका मैं थोड़ी देर में आती हूँ। भाभी पर इशिका शायद कुछ पूछना चाहती थी, पर शालिनी अंशिका का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। पर अब इशिका के दिमाग में अंशिका द्वारा कई कई बातें घूमने लगी थी। अंशिका ने कहा कि उसने मुझे फोटो में देखा था। इसके आगे भी वो कुछ बताने वाली थी, पर क्या? सुख कहता है, क्यूटी मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने सही सुना, इस लड़की ने तुम्हारी तारीफ की थी? इशिका अपने ख्यालों से बाहर आती है। हाँ हाँ की थी, क्यों? सुख कहता है, क्योंकि वो लड़की अपने सिवाय किसी की तारीफ नहीं करती। खैर अच्छा हुआ यहाँ से चली। इससे पहले कि शुभ अपनी बात पूरी करता, इशिका चेयर पर से खड़ी होती है। मैं थोड़ी देर में आती हूँ।
कहकर वो वहां से दूसरी ओर चली जाती है। सुबह के पास से जाने के बाद इशिका निखिल को ढूंढ रही थी। उसकी नज़र कॉर्नर में खड़े निखिल पर पड़ती है, जो कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहा था। इशिका उसके पास जाना चाहती थी, पर उसे बिजी देखकर वह उसके पास नहीं जाती है और बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद जब वह बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसकी नज़र अपने सामने खड़े साहिल पर पड़ती है। इशिका के पैर ठहर जाते हैं, पर अगले ही पल वो उसकी बगल से होकर वहां से जाने लगती है। साहिल उसका हाथ पकड़ लेता है। इशिका एक झटके से अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए कहती है, व्हाट द हेल, क्या बदतमीजी है ये। साहिल कहता है, इशिका मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बताना है, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। इशिका गुस्से से कहती है, बात सुन लो, तुम्हारी बात सुनूं? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी और तुम बात करने की बात करते हो। मुझसे दूर रहो। इशिका ने अपनी एक उंगली साहिल की ओर पॉइंट करते हुए कहा था और वहां से मुड़कर वापस जाने लगती है, पर अगले ही पल साहिल उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इशिका, मुझे बस थोड़ा सा समय दे दो, मुझे तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बताना है। इशिका की आंखें अब गुस्से से लाल हो गई थीं। मेरे सामने से हटो। साहिल कहता है, इशिका मुझे तुमसे निखिल भाई के बारे में कुछ बात करनी है। निखिल का नाम सुनकर एक मिनट के लिए इशिका के पैर रुक जाते हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए साहिल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है, पर वो उसे जल्दी छिपाते हुए कहता है, इशिका निखिल भाई तुम्हें धोखा दे रहे हैं। साहिल की इस बात पर इशिका को इतना गुस्सा आता है कि वह वापस मुड़कर साहिल के सामने आती है और कहती है, ओह रियली, तुम मुझे ये बात बोल रहे हो? धोखा देने का धंधा तो तुम्हारा है ना? एक धोखेबाज दूसरे को धोखेबाज बोल रहा है। ग्रेट, हाँ, वेरी गुड। इशिका ने ये सारी बातें ऐसे मुस्कुराते हुए बोली थी जैसे वो साहिल का मजाक उड़ा रही हो। साहिल कहता है, मुझे पता था तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी, इसलिए मैं सबूत के साथ आया हूँ। इतना कहकर वो अपनी जेब से अपना सेल फोन निकालता है और उसका स्क्रीन इशिका के सामने कर देता है। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था और उस स्क्रीन पर जो चेहरा था उसे देखकर इशिका की धड़कनें मानो रुक सी गई थी। वीडियो में निखिल ऑफिस की चेयर पर बैठा था और उसकी गोद में रीता बैठी हुई थी और निखिल उसके होंठों को बेतासा चूमे जा रहा था। उसके हाथ रीता की पूरी बॉडी पर इधर उधर चल रहे थे। वीडियो देखने के बाद इशिका को जैसे एक धक्का सा लगा था। दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है। वो मोबाइल का स्क्रीन खुद से दूर करते हुए कहती है, बंद करो ये बकवास, मुझे पता है ये सच नहीं है, तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो। इतना कहकर वो उसका कॉलर पकड़ लेती है। आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्यों मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हो? क्यों मुझे चैन से नहीं जीने देते? क्यों मुझसे मेरी हर खुशी छीन लेना चाहते हो? मैंने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? साहिल कहता है, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है इशिका। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं अभी बच्चा नहीं चाहता, पर मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। और रही बात निखिल भाई की, तो तुमने अभी अपनी आंखों से उनकी सच्चाई देखी ना। वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, वो तुम्हारे लायक नहीं है। मेरी बात मानो, मेरा विश्वास करो। इशिका कुछ कहने को होती है कि तभी उसकी नज़र साहिल के पीछे खड़े निखिल पर जाती है, जो अपनी खाली नजरों से एकटक इशिका को देख रहा था। शायद उसने सारी बातें सुन ली थी। इशिका निखिल की आंखों में देखती है। निखिल की आंखों में एक सच्चाई थी। शायद वो इशिका से ये उम्मीद कर रहा था कि वो उसका विश्वास करेगी। इशिका अभी भी निखिल की आंखों में ही खोई थी कि तभी उसके कानों में साहिल की आवाज़ पड़ती है, इशिका मेरी मानो, निखिल भाई को अभी डाइवोर्स दे दो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। इशिका एक गहरी सांस लेती है और मुस्कुराते हुए साहिल की ओर देखती है। तो फिर कौन है मेरे लायक? बताओ ना साहिल, कौन है मेरे लायक? अगर निखिल नहीं है तो? फिर वह थोड़ी देर साथ रहने के बाद कहती है, तुम हो वो इंसान जिसने मेरा फ़ायदा उठाया और फिर जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो मुझे डस्टबिन में कूड़े की तरह फेंक दिया। तुम्हारा विश्वास करूं मैं? क्या तुम मुझे कोई जोक सुना रहे हो? इशिका एक गहरी सांस लेती है। कमाल है ना साहिल, तुम्हारे दिलो दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है कि तुम अपने जैसा ही सबको समझते हो। यू नो व्हाट साहिल, जब मेरे पास कोई नहीं था, मेरे खुद के अपने डैड भी मेरे साथ नहीं थे, तब निखिल ने मेरा साथ दिया था। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा विश्वास करूं और उनका नहीं। इशिका इस बार जोर से हंसती है।
तुम इस दुनिया के अगर आखिरी इंसान भी हुए ना, तब भी मैं तुम्हारा भरोसा तो कभी नहीं करूंगी। और रही बात निखिल की, तो मुझे उन पर आंख बंद करके भरोसा है। वो तुम्हारी जैसी घटिया हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसे मेरी लास्ट वार्निंग के तौर पर लेना। स्टे अवे फ्रॉम मी एंड माई हस्बैंड। निखिल जो तब से खड़ा इशिका को देख रहा था, उसके चेहरे पर एक सुकून बिखरा हुआ था और होठों पर एक मुस्कुराहट थी। वो धीरे धीरे अपने कदम इशिका की ओर लेता है और सीधा साहिल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस समय वे दोनों फेस टू फेस थे। साहिल निखिल को अचानक से अपने सामने देखकर 1 मिनट के लिए घबरा जाता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। निखिल गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, मिल गया तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब? हो गया तुम्हारा? अब एक अच्छे मेहमान की तरह, जिस तरह यहाँ आए थे, उसी तरह इस पार्टी से दफा हो जाओ। क्योंकि तुम अगर एक पल भी इस पार्टी में और रुके, तो मैं ये बात भूल जाऊंगा कि तुम मेरे डैड के बेटे हो। इससे पहले कि निखिल कुछ और कहता, इशिका कहती है, वैसे एक बात बताओ, आखिर तुमने ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग सीखे कहाँ से हैं? मतलब एक ही घर का एक बेटा, इतना शरीफ, इतने साफ दिल का, इतना ज़्यादा अच्छा, और दूसरा इतना गिरा हुआ। कितनी अजीब बात है ना। फिर वो थोड़ी देर सोचने का नाटक करती है और कहती है, अब समझ में आया। आखिर तुम्हारी रगों में भी तुम्हारी माँ का ही खून है, तो ये सब तो तुम्हें विरासत में मिला होगा। साहिल गुस्से से इशिका की ओर बढ़ता है। निखिल एक बार फिर उसके सामने आ जाता है। अपनी हद में रहो। निखिल का लहजा इस बार और ज्यादा सख्त था। इशिका को हाथ लगाने की गलती गलती से भी मत करना, वरना तुम्हें बर्बाद करने में 1 मिनट नहीं लगेगा। साहिल गुस्से से कहता है, इशिका, तुमने मेरी माँ को बीच में लाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर वो गुस्से से वहां से चला जाता है। साहिल के जाने के बाद निखिल जैसे ही इशिका की ओर मुड़ता है, इशिका उसके सीने से लग जाती है और रोते हुए कहती है, निखिल, वो वीडियो, उस वीडियो में आप नहीं थे ना? वो वीडियो फेंक थी ना? निखिल इशिका के बालों को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें कोई शक है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसी कोई हरकत कर सकता हूँ? इशिका निखिल से अलग होते हुए अपना सिर नामे हिला देती है। उसका चेहरा इस समय आंसुओं से भीगा बिल्कुल लाल हो गया था। निखिल उसके आंसुओं को साफ करता है और उसके माथे पर अपने होंठ रख देता है। इशिका की आंखें बंद हो जाती हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वो मेरी जिंदगी से चला क्यों नहीं जाता। पहले उसने खुद मुझे छोड़ दिया था, तो अब वो हम दोनों को अलग क्यों करना चाहता है? उसे क्या मिल जाएगा यह सब करके? निखिल के पास इशिका के सवालों का कोई जवाब नहीं था। आखिर क्या कहता वो कि यह सब उसके साथ उसकी वजह से हो रहा है? और उसके बाद क्या होता है? क्या सच्चाई जानने के बाद क्या इशिका उसे माफ कर पाती? निखिल अभी भी अपनी सोच में गुम था कि इशिका उसके हाथ पकड़ते हुए कहती है, निखिल चलिए, हम यहाँ से वापस चलते हैं। हम इस पार्टी से कहीं और चलते हैं। मुझे शांति चाहिए। निखिल इशिका के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहता है, ओके, ओके फाइन, हम चलेंगे। इतना कहकर वो इशिका का हाथ पकड़कर उसे पार्टी हॉल से बाहर लाता है। इस बीच उसने रणविजय और बलराज को कॉल करके बता दिया था कि वो इशिका को लेकर जा रहा है। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक समंदर के किनारे आकर रुकती है। निखिल कार से उतरता है और इशिका की ओर का डोर ओपन करता है। उस पूरी जगह पर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। निखिल के गार्ड से एक निश्चित दूरी बनाकर उस जगह को घेरे हुए थे, ताकि उनके बॉस और लेडी बॉस को किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस ना हो। इशिका और निखिल इस समय पैदल ही समंदर किनारे चल रहे थे। उन दोनों को वहां आए लगभग 10 मिनट से भी ज्यादा गुजर गए थे, पर दोनों में से किसी ने भी अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। उनके बीच की खामोशी में सिर्फ एक ही शोर था, और वो था समंदर की लहरों का शोर। थोड़ी देर बाद निखिल को अपने हाथों में इशिका के हाथ का एहसास होता है। इशिका ने चलते चलते धीरे से निखिल के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था। निखिल के चेहरे पर अनायास ही एक मुस्कुराहट आ गई थी, पर अभी उन दोनों के बीच खामोशी थी। वे दोनों समंदर किनारे एक पत्थर पर आ बैठते हैं। निखिल एकटक दूर फैले समंदर को देख रहा था। इस चांदनी रात में कितना खूबसूरत लग रहा था यह नज़ारा, जब वो अपनी मोहब्बत के साथ था। इससे ज्यादा वो और किसी भी चीज की ख्वाहिश नहीं करता था। पर इशिका, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे समुंदर को देखने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो एकटक निखिल को ही देखे जा रही थी,
जिसका एहसास निखिल को भी था। थोड़ी देर बाद निखिल अपना चेहरा इशिका की ओर मोड़ता है। इशिका अचानक से हड़बड़ा जाती है। वो अपना चेहरा निखिल की ओर से तुरंत हटा देती है, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ ली गई हो। तभी उसके कानों में निखिल की आवाज़ आती है, इशिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो आज शाम को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में। इशिका के दिल की धड़कन अचानक से बहुत तेज हो गई थी। वो अपना चेहरा एक बार फिर निखिल की ओर मोड़ देती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। उसे वो पल याद आता है जब आज शाम को निखिल ने उसे किस किया था, और इस बार पूरे हक से किया था। क्या ये मुझे अपने दिल की बात बताने वाले हैं? इशिका के मन में अनायास ये सवाल उठ पड़ा था, पर उसने इसे पूछने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं की थी। हाँ, बोलिए ना मिस्टर। इससे पहले कि इशिका अपनी बात पूरी करती, निखिल उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है। नहीं मिस्टर ओबराय, नहीं, निखिल, सिर्फ निखिल। ओह सॉरी। निखिल, बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। इशिका के चेहरे पर एक उतावलापन और आंखों में चमक थी। निखिल अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया था। उसको मुस्कुराता देख इशिका भी मुस्कुराने लगती है, पर उसकी मुस्कुराहट में एक शर्म की लाली थी। इसी, क्या कर रही है? इतना उतावलापन किस बात का? क्यों हमेशा अपने आप को एम्ब्रेस करने पर तुली रहती है? इशिका ने खुद को ही डांटा था। हे रिलैक्स, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। निखिल शायद समझ गया था इशिका की उत्सुकता को। इशिका से अब और ज़्यादा इंतजार नहीं हो रहा था। वो थोड़ा अधीर होते हुए कहती है, अब बोल भी दीजिए, मेरा मतलब बताइए ना, आपको क्या बताना है? इशिका, मैं हमारे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ। निखिल ने इशिका की बातों को बीच में ही काट दिया था और बड़ी शांति से इशिका की आंखों में देखते हुए बोला था। इशिका बोलते बोलते खामोश हो गई थी। दिल की धड़कन किसी बुलेट ट्रेन की तरह चल रही थी। कुछ समय के लिए वो कुछ भी रिएक्ट करना तक भूल गई थी। क्यों? बहुत मुश्किल से खुद के दिल को संभालते हुए इशिका ने निखिल की आंखों में देखते हुए ही अपना अगला सवाल कर दिया था। निखिल एक इंटेंस नज़रों के साथ उसकी आंखों में देखते हुए, क्या मुझे सच में ये बोलने की ज़रूरत है? क्या मेरी आंखें तुमसे कुछ भी नहीं कहती? आपकी आंखें आपकी आंखें तो बहुत कुछ कहती हैं निखिल, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। निखिल एक बार फिर समुंदर की ओर देखने लगता है। इशिका, तुम्हें पता है कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपका यह खड़ूस रवैया कभी भी आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने नहीं देगा। पर मुझे वो सब नहीं पता। मैंने एक बार कह दिया मुझे आपके मुंह से सुनना है, तो बस अब अगली बार हम इस बारे में तब बात करेंगे जब आपके पास इस सवाल का जवाब हो कि आप इस रिश्ते को एक मौका क्यों देना चाहते हैं। इशिका निखिल के कहने से पहले ही उसके मन की बात जान गई थी। उसे पता था कि निखिल कभी भी किसी के भी सामने ना तो अपनी खुशी जाहिर करता है और ना ही अपने दर्द। तो फिर यह मामला तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव था। दिल का मामला जो था, इसे एक्सप्रेस करना इतना आसान नहीं होगा। कम से कम उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए घर चलते हैं। इशिका ने भी सोच लिया था कि वो निखिल से उसकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करवा के रहेगी। अरे, पर मेरी बात का जवाब दो। निखिल कुछ कहने को होता है। इशिका कहती है, उस बात का जवाब मैं उसी दिन दूंगी जिस दिन आप मेरी बात का जवाब देंगे। इतना कहते हुए इशिका अपनी जगह से खड़ी होकर वापस जाने लगी थी। निखिल एक गहरी सांस लेता है और वो भी उसके पीछे पीछे चल देता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। भले ही इशिका ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया था, पर उसने ना भी तो नहीं कहा था। करीब आधे घंटे बाद उनकी कार निखिल के विला के आगे आकर रुकती है। दोनों ही बहुत थक गए थे, इसलिए रूम में जाने के बाद सबसे पहले इशिका शावर लेने चली गई थी। पर निखिल अपने ख्यालों में गुम बालकनी की ओर बढ़ गया था। उसके दिमाग में अभी भी इशिका के वे सवाल घूम रहे थे कि साहिल उसके साथ ही ये सब क्यों कर रहा है। निखिल अपनी आंखें बंद कर लेता है और खुद से ही कहता है, कैसे कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसकी वजह मैं हूँ। जब भी मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, ये इंसान मेरी ज़िंदगी में एक नया तूफान ले आता है। नहीं, मैं इस सवाल से ज़्यादा समय तक भाग नहीं सकता। मुझे इशिका को सब सच बताना होगा। मैं नहीं जानता हूँ कि सच्चाई जानने के बाद क्या होगा, पर अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने से पहले मैं उससे इतना बड़ा सच नहीं छुपा सकता। मुझे उसे बताना ही होगा। निखिल बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो गया था।
उसने इशिका से मोटे तौर पर अपने दिल की बात बता ही दी थी। हालांकि उसने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा था, फिर भी उसे पता था कि शायद इशिका समझ गई है कि वो क्या कहना चाहता है। पर क्या सच्चाई जानने के बाद इशिका उसे माफ कर पाएगी, एक्सेप्ट कर पाएगी उसे? ये सब सोच सोच कर ही निखिल के सिर में दर्द होने लगा था। तभी निखिल का फोन रिंग करता है। निखिल मोबाइल स्क्रीन पर देखता है, यह कोई अननोन नंबर था। निखिल कॉल पिक करता है। उसके कानों में साहिल की आवाज़ पड़ती है। इससे पहले कि निखिल कुछ कहता, साहिल कहता है, मेरे प्यारे भाई, फ़ोन कट करने की गलती मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। निखिल गुस्से से कुछ कहने को होता है कि तभी उसकी नज़र पीछे खड़ी इशिका पर जाती है। निखिल के हाथ से उसका सेल फोन छूट जाता है और इन सब के बीच उसके फ़ोन का स्पीकर ऑन हो गया था। फ़ोन की दूसरी ओर से साहिल की आवाज़ आती है, कैसा हो अगर मैं इशिका को सब सच सच बता दूं? उसे ये बता दूं कि उसके साथ जो भी हो रहा है उसकी वजह तुम हो। उसे ये बता दूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो उसके साथ क्यों कर रहा हूँ। इसके बाद वो हंसते हुए कहता है, मेरे प्यारे भाई, अभी जितनी खुशियाँ मनाना है मना लो, पर बहुत जल्दी मैं तुम्हारी सारी खुशियाँ बर्बाद कर दूंगा। अब तुम्हें तो पता ही है कि कोई भी खुशी तुम्हारे पास ठहरना ही नहीं चाहती। फिर वो एकदम से सीरियस होते हुए कहता है, इसी का तुमसे नफरत करेगी, सिर्फ और सिर्फ नफरत। निखिल के दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। आगे बढ़कर वो अपना सेलफोन जमीन से उठाता है और उसे कट करने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ कांप रहे थे। वो फोन तक कट नहीं कर पा रहा था। इसी का जो साहिल की बात सुनने के बाद बुत बनी खड़ी थी, निखिल को ऐसे देखकर जल्दी से उसके पास आती है। तब तक निखिल फोन कट कर चुका था, पर उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। इशिका उसके दोनों हाथ अपने हाथों से थामते हुए कहती है, निखिल आप ठीक तो हैं? क्या हुआ है? और ये साहिल क्या कह रहा था? निखिल अपना हाथ छुड़ाते हुए बालकनी की दूसरी ओर अपना चेहरा मोड़ लेता है। उसकी मुठ्ठियां कस के भींची हुई थी। निखिल के ऊपर इस समय उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी डर हावी हो गई थी। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी और माथे पर पसीने की बूंदें थी। इशिका उसको ऐसी हालत में देखकर बहुत डर गई थी। वो उसको कंधे से पकड़कर अपनी ओर मोड़ती है और फिर उसका चेहरा देखती है। पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। इशिका उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, निखिल, निखिल शांत हो जाइए। बताइए मुझे बात क्या है? ये साहिल किस बारे में बात कर रहा था? वो आपको धमकी किस बात का दे रहा था? निखिल अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुम मुझसे नफरत करोगी, मुझे छोड़कर चली जाओगी, जैसे सब छोड़कर चले जाते हैं। निखिल अपने चेहरे से इशिका के हाथों को हटाता है और वहां से जाने लगता है, पर इशिका उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं आपसे नफरत। इशिका अपना सिर निखिल के सिर से जोड़ते हुए कहती है, मैं समझूंगी, प्लीज बताइए मुझे, आई प्रॉमिस, मैं समझूंगी आपको। ऐसी क्या वजह है जिसके कारण आपकी यह हालत है? मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। निखिल इस समय इतना बेबस नजर आ रहा था कि वो ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो नीचे फर्श पर जा बैठता है। इशिका भी उसके साथ नीचे बैठ जाती है और निखिल को अपने गले लगा लेती है। वो इशिका के कंधे पर अपना चेहरा टिकाए एक छोटे बच्चे के जैसे रोने लगता है। अपनी माँ के जाने के बाद शायद आज पहली बार वो ऐसे टूट कर रो रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।